प्यारे बच्चों, आज हम लोग मनोविज्ञान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बारे में आपने पढ़ा होगा। जिन्होंने टीईटी की तैयारी करी है तो वृद्धि और विकास के बारे में सुना होगा। वृद्धि और विकास आपका पहला चैप्टर है और जब भी आप टीईटी के लिए मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले वृद्धि और विकास पढ़ने को ही मिलेगा। तो दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले विकास की। तो विकास की दो शाखाएं मानी गई हैं। विकास की दो शाखाएं मानी गई हैं, एक विकास है और एक वृद्धि। विकास की खुद की अपनी एक शाखा विकास मानी गई है और एक शाखा वृद्धि मानी गई है। तो दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। इनको हम बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि किताबों की जो भाषा होती है बहुत कठिन होती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही सरल भाषा में वृद्धि और विकास के बारे में समझा सकें। तो देखिए, मान लीजिए आपका जो शरीर है वो अपने आप बढ़ता है। उदाहरण लेते हैं एक उंगली से। आपकी जो उंगली है, जब आप छोटे होते हो तो छोटी होती है उंगली, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपकी उंगली बड़ी होती जाती है। तो जब आपकी उंगली बड़ी होती है तो क्या आपको कोई प्रयास करना पड़ता है? करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं करना पड़ता। उंगली के बढ़ने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। उंगली अपने आप बढ़ती है। ये प्रकृति की देन है। ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि उंगली अपने आप बढ़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन भगवान ने हमें सारी चीज़ ऐसी नहीं दी है कि अपने आप उसकी वृद्धि हो, अपने आप उसका विकास हो। शरीर हमें ऐसा मिला हुआ है प्रकृति से कि अपने आप उसका विकास होता है। उसको हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि वो बढ़े, अपने आप बढ़ता रहता है। लेकिन एक चीज़ हमारे शरीर में है, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा मन, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। वो अपने आप नहीं बढ़ता है। हमें उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब जा कर के उसमें विकास होता है। तो अब जो वृद्धि शब्द है वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है और जो विकास शब्द है वो आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपको कोई कहे कि विकास कहाँ होता है, शरीर में होता है कि मन का होता है, तो विकास दोनों का होता है। शरीर का भी विकास होता है और मन का भी विकास होता है। लेकिन बात अगर करें वृद्धि की, तो वृद्धि केवल शरीर की होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। वृद्धि कहाँ की होती है? केवल शरीर की होती है। ये चीज़ हमने आपको बताई अभी कि आपकी उंगली जो बढ़ती है आपको उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन मन के विकास के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो जब आप वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको शैशवावस्था पढ़ने को मिलेगी। शैशवावस्था के बाद आप बाल्यावस्था पढ़ेंगे। बाल्यावस्था के बाद आपको किशोरावस्था और युवावस्था, ये चार अवस्थाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। इन्हीं चारों अवस्थाओं के बारे में टीईटी की जो मनोविज्ञान हमें दी गई है, बाल मनोविज्ञान, इसके बारे में डिटेल से चर्चा उसमें की गई है। हालांकि जब हम वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज बड़ी सरल होती है। बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि बच्चे के दूध के दांत किस उम्र में निकल आते हैं, तो 1 वर्ष में निकल आएंगे। बच्चे के दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। हड्डियां जन्म के समय कितनी होती हैं? 350 होती हैं। और जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तब कितनी हड्डियां होती हैं? तो 250 हो जाती हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तब कितनी हड्डियां हो जाती हैं? तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो हड्डियां शुरू में ज़्यादा होती हैं, फिर घटती जाती हैं। तो ये शरीर का विज्ञान है। शरीर का जो विज्ञान है बहुत ही छोटा है और बड़ी आसानी से उसको पढ़ा जा सकता है। जो हमारी बायोलॉजी है वो बहुत ही छोटा। हमारे शरीर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सारी हड्डियाँ, स्किन, सेल, ठीक है, और ब्लड हो गया, कोशिकाएं हो गई, जब ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे तो बड़ा आसान होता है इसके बारे में पढ़ना। बहुत छोटी थ्योरी है। लेकिन जब हम मन के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है और सारी की सारी बातें यहाँ पे मन के बारे में कही गई हैं। मन का विकास इतनी आसानी से नहीं होता है। मन के विकास के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो शरीर का जो विकास होगा वो कब से शुरू होता है? एक बार गेस करिए। जिसने भी टीटी की तैयारी करी होगी, वो भी, जो ना करता हो टीटी की तैयारी, वो भी एक बार सोचे कि शरीर का विकास, जो वृद्धि होती है शरीर की, ठीक है, जो शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का जो हम बढ़ता है ना, शरीर के हाथ बढ़ते हैं, शरीर के पैर बढ़ते हैं, सिर बढ़ता है, नाक बढ़ती है, आँख बढ़ती है, ये हमारी वृद्धि कहलाती है। ठीक है, और हमें 10 तक पहाड़ याद हैं, हमने 20 तक पहाड़ याद कर लिए, इसको विकास कहते हैं।
तो वृद्धि और विकास के बारे में आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शरीर का जो वृद्धि होती है, शरीर का विकास कब शुरू हो जाता है, शरीर में कब वृद्धि शुरू हो जाती है। तो इसका बहुत ही बढ़िया सा जवाब एक बार आप अपने मन में सोच लीजिए कब इसका विकास शुरू होता है। एक बार अपना प्रयास करिए आंसर देने का, फिर हम बताते हैं इसको। तो इसका जो विकास शुरू होता है, शरीर का जो वृद्धि शुरू होती है, वो गर्भावस्था में ही चालू हो जाती है। जैसे ही गर्भाधान होता है, जैसे ही बीज का रोपण होता है, उसके बाद ही वृद्धि चालू हो जाती है शरीर की। यानी कि गर्भ में ही विकास व्यक्ति का शुरू हो जाता है और गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक निरंतर उसकी वृद्धि होती रहती है। अब बात आप कहोगे कि यौवन भी आता है, युवावस्था आती है, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, लेकिन जो आपकी शरीर की वृद्धि है वो किशोरावस्था में रुक जाती है। किशोरावस्था के बाद आपकी शरीर की वृद्धि नहीं होती है ना। किशोरावस्था के बाद आप किशोरावस्था में एक लिमिट बनाई गई वृद्धि की, उसी की अवस्था तक आपकी वृद्धि होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इतनी बात आपको समझनी होगी कि जब गर्भावस्था से आपकी वृद्धि शुरू होती है और कब तक चलती है, किशोरावस्था तक चलती है। और किशोरावस्था तक हम जो है कि 4 अवस्थाओं के बारे में बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। और इन्हीं 4 अवस्थाओं में हमें कितनी हड्डियाँ, कितनी लंबाई, कितना वजन, जब जन्म के समय बच्चा कितना वजन होता है जन्म के समय, ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं, कितने दांत होते हैं, कब वो चलना प्रारंभ करता है, कितने समय में कितने शब्द बोलना प्रारंभ करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें 4 अवस्थाएं बड़ी डिटेल में उसमें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं वृद्धि की। तो जो वृद्धि होती है वो आपकी कब रुक जाती है। वृद्धि का एक समय होता है कि किसी किसी की 20 वर्ष में रुक जाती है वृद्धि, किसी किसी की 22 वर्ष में रुकती है, किसी किसी की 25 वर्ष तक चलती रहती है। तो एक निश्चित अवस्था, किशोरावस्था के बाद वृद्धि आपकी रुक जाती है। तो यहाँ पे हम देखो वृद्धि के बारे में बता दें तो वृद्धि जब भी आपसे कोई बात करे वृद्धि की, देखो 4 अवस्थाएं बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप गर्भावस्था के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आप शैशवावस्था के बारे में पढ़ोगे, शैशवावस्था के बाद आप बाल्यावस्था के बारे में पढ़ोगे, बाल्यावस्था के बाद आप जो है कि किशोरावस्था के बारे में पढ़ोगे। 4 अवस्थाएं आपको ध्यान से पढ़नी है। और इन 4 अवस्थाओं में किस अवस्था में सबसे तेज वृद्धि होती है, तो जब प्रश्न आएगा आपके टीईटी के पेपर में, जब आपके सामने प्रश्न होगा, तब आपको ये देखना है कि पर्चे में जो आपका प्रश्न पत्र दिया हुआ है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं दी हुई हैं। ठीक है, तो जो बात अगर स्पीड की हो, बात अगर स्पीड की हो कि कौन सी अवस्था में वृद्धि तेजी से होती है, किस अवस्था में विकास तेजी से होता है, जब बात तेजी की हो तो आपको ये देखना है कि कौन सी अवस्था पहले की है। पहले की अवस्था में ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है, ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होती है। बाद की सारी अवस्थाओं में विकास धीमा हो जाता है, वृद्धि भी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पेपर में किशोरावस्था, बाल्यावस्था 2 दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में वृद्धि तेजी से होती है या फिर किस अवस्था में जो विकास तेजी से होता है। तो आप क्या टिक लगाओगे, आप लगाओगे क्या, बाल्यावस्था, क्योंकि आपको वहाँ क्या दिया हुआ, बाल्यावस्था किशोरावस्था दिया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था तीनों दिए हुए हैं, तब आप कौन सा लगाओगे। उसमें पूछा गया है कि सबसे तेज वृद्धि किसमें होती है, तो क्या लगाओगे आप, शैशवावस्था लगाओगे। शैशवावस्था में वृद्धि सबसे तीव्र गति से होती है, यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था का समय क्या माना गया है, शैशवावस्था का समय 1 वर्ष, जन्म से यानी कि 5 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसकी वृद्धि इतनी तेजी होती है, इतनी तेज से होती है, उसकी लंबाई बड़ी तेजी से बढ़ती है और आप उसको कुछ भी सिखाने की कोशिश करोगे बड़ी जल्दी सीख जाता है, बहुत ज़्यादा अनुकरण करता है और उसका दिमाग में उस समय भटकाव नहीं होता है, वो दुनिया को देखा हुआ नहीं होता है, दुनिया उसने देखी नहीं होती है, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में होती नहीं है। जो चीज़ें आप उसको सिखाते हो सारी वही चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। तो जो उस समय शैशवावस्था में जो बच्चों को आप सिखाते हो डायरेक्ट दिमाग में प्रवेश करती है और वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाती है। इसलिए बच्चा जो छोटे में सीखता है, जो कम उम्र में सीखता है, शैशवावस्था में सीखता है, वो उसको ताउम्र भूलता नहीं है। लेकिन जो बच्चा बाद में सीखता है, जब हम एक उम्र के बाद हमारा एक उम्र के बाद जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो जल्दी भूल जाती है। जैसे कि किशोरावस्था के बाद जो चीज़ें, किशोरावस्था में एक आंधी तूफान की अवस्था कही जाती है, हम दुनिया को देख लेते हैं, कॉलेज देख लेते हैं, समाज को देख लेते हैं, समाज में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं,
तो हमारे दिमाग में क्या होता है, थोड़ा सा भटकाव आ जाता है। और जैसे ही हमारे दिमाग में थोड़ा सा भटकाव आता है तो हमें प्रश्नों को याद करने में समस्या आती है और हमें बड़ी कठिनाई होती है। हम कोई चीज़ देखते हैं तो भूल जाते हैं, किसी प्रश्न को देखते हैं तो भूल जाते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो भूल जाते हैं। उतनी ज़्यादा मेमोरी काम नहीं करती है। लेकिन हम जब हम छोटे होते हैं तो हमारा दिमाग पूर्णतः एकाग्रचित्त होता है और जो सीखते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए हम सीख जाते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा कब होता है, अब ध्यान देना, आपको दो बातें ध्यान देना है। अगर प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे तेजी से मस्तिष्क का विकास कब होता है तो शैशवावस्था लगाओगे, और सबसे ज़्यादा कब होता है तो आप किशोरावस्था लगाओगे। सबसे ज़्यादा का मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, मेमोरी, है ना। जब आप शैशवावस्था में थे, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, जो मोबाइल में चिप डलती है उससे एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोबाइल में चिप डलती है, मान लीजिए 4 GB की चिप है दिमाग में, मान लीजिए शैशवावस्था में 4 GB की चिप डली हुई है। 4 GB की चिप 1 वर्ष में भर जाती है, 1 वर्ष में फुल कर देते हैं बच्चे 4 GB की चिप। लेकिन जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो 4 वर्ष की जो 4 GB की आपकी चिप है उसको भरने के लिए आपको 3 वर्ष लग जाते हैं। किशोरावस्था में 4 GB की चिप भरने के लिए 3 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि शैशवावस्था में केवल आप 4 GB की चिप भरकर ही आगे बढ़ गए थे, लेकिन किशोरावस्था में आपको 100 GB 200 GB की चिप भरने को मिलेगी। हालांकि समय बहुत लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिप वहीं भरी जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा ज्ञान आपको कौन सी उम्र में प्राप्त होता है तो किशोरावस्था में प्राप्त होता है, लेकिन सबसे तेज किस उम्र में प्राप्त होता है तो शैशवावस्था में प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से समझते जाना कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो वृद्धि एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, वृद्धि लिमिटेड है, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि को पढ़ना बहुत आसान है। शरीर वृद्धि मतलब शरीर का बढ़ना। और मनोविज्ञान में भाषा का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा गया है, तो जब भी आप मनोविज्ञान पढ़ोगे तो उसमें वृद्धि को वृद्धि न लिख करके अभिवृद्धि लिखा जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अभिवृद्धि भी वृद्धि ही है, शरीर के बढ़ने को ही अभिवृद्धि कहते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है अभिवृद्धि। ठीक है, उसमें आप मनोविज्ञान जब पढ़ोगे तो शब्दों को कुछ शब्दों में कुछ उपसर्ग या उपसर्ग लगाए हैं, जिसमें जो है कि क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अभिवृद्धि, अभियोग्यता, इस तरीके के कुछ शब्द उसमें लगा दिए जाते हैं। तो अब आपको उसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं, सीधी सीधी आप समझ जाइए कि जो लिखा हुआ पीछे के शब्द से आप उसको समझ सकते हैं। तो बात रही यहाँ किस चीज़ की बात रही कि वृद्धि की। अभी तक हमने वृद्धि की बात करी कि जब बच्चा होता है 350 ग्राम, ठीक है, उसके बाद में जो है कि उसके दूध के दांत जो होते हैं 20 होते हैं। बच्चा 1 वर्ष में चलना प्रारंभ करता है, 3 वर्ष में बोलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो जो शैशवावस्था होती है, तो ध्यान रखना शैशवावस्था आत्म केंद्रित अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? आत्म केंद्रित। इसमें बच्चा स्वयं में केंद्रित होता है। इसमें शैशवावस्था में दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं होता है, दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो स्वयं में केंद्रित होता है। उसका सारा ध्यान खुद पे होता है, वो सारा ध्यान खुद पे लगाता है, खुद को ही देखता रहता है। सारी चीज़ें उसको खुद से ही मतलब होती है, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं। तो आत्म केंद्रित अवस्था होती है जी। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वो एक अवस्था, बाल्यावस्था वो अवस्था है जब बच्चा क्या करता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, अकेले ही खेलता रहता है। उसके बाद जैसी बाल्यावस्था में आता है तो दूसरे बच्चों के साथ वो खेलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन अगर कोई बच्चा उसको मार दे या गिरा दे तो वो जाकर के मम्मी पापा शिकायत कर देता है। यानी कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना जरूर प्रारंभ कर देता है, लेकिन आज भी उसके लिए अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने मम्मी पापा ज़्यादा प्यारे होते हैं। मम्मी पापा ज़्यादा खास होते हैं, दोस्त उतने ज़्यादा प्यारे नहीं होते हैं। बाल्यावस्था जो होती है मिट्टी से खेलने की अवस्था होती है। मिट्टी के खिलौने से खेलता रहता है बालक, अकेले खेलता रहता है। ठीक है, और बाल्यावस्था में क्या होता है, उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था में बच्चा संग्रह भी करता है, मिट्टी के खिलौने, कंचे या फिर छोटी छोटी चीज़ें, लकड़ियाँ अपने कमरे में इकट्ठे कर लेता है। तो संग्रह की प्रवृत्ति उसमें
पाई जाती है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा, एक चीज़ हमने आपको बताई, बाल्यावस्था में होता क्या है। बाल्यावस्था में दोस्ती तो बच्चा कर लेता भाई, शैशवावस्था में क्या था, वो अभी तक घर पे ही था, सब कुछ उसके लिए माता पिता थे। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, लेकिन उसकी दोस्ती पक्की नहीं होती है। जब भी दोस्त मार दें, गिरा दें या कोई चीज़ छीन लें तो मम्मी पापा से तुरंत शिकायत कर दी जाती। और आपने देखा होगा इन्हीं के पीछे, बच्चों के पीछे कई बार बड़े भी लड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक उम्र आती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था कही जाती है। और जब भी आपके जीवन में कभी ऐसा शब्द सुनने को मिले किशोरावस्था, तो एक चीज़ याद रखना, किशोरावस्था पे सबसे ज़्यादा थ्योरी हल ने दी है। एक मनोवैज्ञानिक थे हल, उन्होंने किशोरावस्था के ऊपर सबसे ज़्यादा थ्योरी दी है। कभी भी किशोरावस्था का प्रश्न आ जाए पेपर में तो ढूंढना पहले चारों ऑप्शन में कि हल कहाँ दिया हुआ है। अगर आपको कहीं हल दिखाई दे जाए तो थोड़ा सा प्रश्न को एक बार पढ़ लेना और हल पे टिक कर देना। तो सबसे ज़्यादा हल ने थ्योरी दी है किसकी, किशोरावस्था की दी है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि सबसे पक्की दोस्ती किस उम्र में पाई जाती, तो आप क्या टिक लगाओगे, किशोरावस्था में लगाओगे। किशोरावस्था जो होती है वो आंधी तूफान की अवस्था होती है। यह दोस्त के लिए जान देने की अवस्था होती है। यही वो उम्र होती है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान तक दे देता है। अच्छा, अब क्या होगा, किशोरावस्था में यदि कोई दोस्त किसी को मार दे, गिरा दे, या फिर आप कहीं चलते चलते गिर जाओ, तो क्या आप घर में शिकायत करोगे? नहीं करोगे। आपका दोस्त आपको मजाक में मार दे, गिरा दे, कुछ भी कर दे, या आपका कोई सामान तोड़ दे, तो आप घर में बिल्कुल नहीं बताओगे। या फिर दोस्त की कोई गलती होगी तो भी घर पे नहीं बताओगे, आप दोस्त को बचाने की कोशिश करोगे। तो आपको चीज़ समझ में आई। बाल्यावस्था में आपने क्या किया था, दोस्त की शिकायत की थी घर पे। लेकिन किशोरावस्था में आपने क्या किया, दोस्त को बचाने की कोशिश की, है ना। किशोरावस्था में आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था मानी जाती है। किशोरावस्था में आपके मन में इतने सारे विचार उठते हैं कि आपके मन में बहुत सारी बौखलाहट होती है, आप चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, आप असमंजस में पड़ जाते हैं। तो किशोरावस्था हमारे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। तो आंधी तूफान की अवस्था, कठिन काल, ये सब कुछ किसने माना है, हल ने माना है। तो किशोरावस्था बहुत ही कठिन काल है। और यही वो अवस्था है किशोर काल, जो किशोरावस्था, इसको द्वार भी माना गया। किस चीज़ का द्वार माना गया है, जो किशोरावस्था है हमारी, इसको द्वार माना गया है। इसको भविष्य में घुसने की द्वार माना गया है। जो आप अपना फ्यूचर बनाते हैं, जो आप अपना भविष्य बनाते हैं, आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आपको अपने सपनों में जाना है, तो उसका द्वार होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था वो अवस्था होती है जब आप गलत रास्ते चुन सकते हो, आप सही रास्ते चुन सकते हो। तो किशोरावस्था ही वो अवस्था है। किशोरावस्था के बाद आप किशोरावस्था में आप जिस रास्ते पे चले गए, आप जीवन भर वैसे ही रहते हो। किशोरावस्था की आदतों को आप ना छोड़ सकते हो और ना आप नई आदतें पक्का बना सकते हो। किशोरावस्था की आदतें जिंदगी भर रहती हैं। किशोरावस्था वो समय होता है जब आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, आप अपने जीवन को बिगाड़ भी सकते हो। किशोरावस्था निर्णायक समय होता है आपकी ज़िंदगी का, निर्णय लेने की अवस्था होती है। और ये सबसे कठिन समय होता है निर्णय लेने का। यही वो समय है जब आपको निर्णय करना होता है कि हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं कि गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो किशोरावस्था में आपको खास ध्यान रखना है, खासकर माता पिता को, कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए। क्योंकि किशोरावस्था में उसको इतनी समझ नहीं है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। इसलिए आपको अपने बच्चों को मदद करनी है कि वो सही रास्ता चुने। जो भी अभिभावक हैं, जो भी शिक्षकगण हैं, उनको मदद करनी चाहिए अपने बच्चों को सही रास्ता चुनने पे, ताकि वो भटके ना। क्योंकि एक बार किशोरावस्था में भटक गए तो दुनिया की कोई ताकत उनको सही रास्ते पर नहीं ला सकती है। किशोरावस्था भी वो समय होता है जब आप सही रास्ते चुन सकते हैं। और किशोरावस्था में जो रास्ता आपने चुन लिया वही आपको जीवन में महान बनाती है। तो किशोरावस्था में आपको अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बाल्यावस्था में तो वो आपका है, आपकी सारी बातें सुनता है, आपको उसको फ्रेंड से मतलब नहीं। बाल्यावस्था में उसका दोस्त कितना भी बुरा हो, कितने भी गलत काम करता हो, लेकिन आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको अपने दोस्तों से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको उसको अपने माता पिता से ज़्यादा लगाव है। लेकिन किशोरावस्था में वो दोस्तों का ज़्यादा आदी हो जाता है। अच्छा, होता क्या है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, किशोरावस्था में होता क्या है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है कि आप अपने बच्चे को बताने में शर्म खा रहे हैं कि ये चीज़ हमें बच्चे को नहीं बताना चाहिए, शर्म आ रही है आपको बच्चे को बताने में, लेकिन वो चीज़ समाज में है, वो चीज़ समाज में है और आपको शर्म आ रही है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं या चीज़ ज्ञान दें। तो आपको क्या लगता है, बच्चा सीखेगा नहीं?
बिल्कुल सीखेगा। अगर आप उसको नहीं सिखाएंगे तो वो अपने दोस्तों के पास जाके सीखेगा, वो समाज में जाके सीखेगा, वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ को सीखेगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप उस चीज़ को सिखाओगे तो सही ज्ञान दोगे, अगर उसने दोस्तों से सीख लिया तो गलत ज्ञान वो सीख लेगा। क्यों सीख लेगा? क्योंकि उसके दोस्तों को भी सही ज्ञान नहीं है, उनको भी किसी ने नहीं सिखाया। जैसे आप हो, आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं, जैसे बाकी बच्चे हैं उनके माता पिता ने भी उनको भी कहीं से नहीं सिखाया, उनने भी अपने दोस्तों से सीखा हुआ है कि लाइफ में करना क्या है। या फिर जो चीज़ आपको शर्म आ रही है सिखाने में, वही चीज़ें दोस्तों ने भी कहीं ना कहीं से सीखी हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा ने उनको नहीं सिखाई हैं। तो अब बात यहाँ पे क्या आती है, वो बच्चा जा करके उन्हीं से सीखेगा जिनको अधूरा ज्ञान है, तो वो गलत चीज़ें सीख लेगा। तो कोशिश करो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको लगता है कि बच्चों को सिखाना चाहिए, समाज में उपस्थित है, तो आपको वो चीज़ सिखाना चाहिए ताकि उसके अंदर भटकाव पैदा ना हो, भटके ना, सही गलत रास्ते पे ना चला जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखो यहाँ पे तो देखो एक वृद्धि की छोटी सी बात हो गई कि वृद्धि एक निश्चित समय में आकर रुक जाती है। तो ये सारी थ्योरी एक एक करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं। अभी हम वन लाइन के क्वेश्चन की जो क्लास है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है, जिसने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जा करके देख लें। अभी हम थ्योरी की क्लास भी लेंगे, ये तो वन लाइन क्लास थी। अभी हम आपको केवल समझा रहे हैं, अभी आपको लिखवाएंगे सारी थ्योरी कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, एक एक टॉपिक लिखवा देंगे, सारी चीज़ें लिखवा देंगे। लेकिन लिखने के पहले आपको समझ लेना जरूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो आपको वो चीज़ समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं विकास की। वृद्धि देखिए आपको समझ में आ गई, 4 अवस्थाएं, 4 अवस्था में आपको शरीर के बारे में ही पढ़ना है। वृद्धि मतलब शरीर के बारे में पढ़ना है। बात करें विकास की, तो विकास जीवन पर्यंत चलता है। अच्छा, विकास कहते हैं किसको? देखो एक बात को समझने की कोशिश करना। आप छोटे थे, आपको कुछ आता था? कुछ भी नहीं आता था। सबसे पहले आपने गोला बनाना सीखा, सीधी लाइन खींचना सीखा, सीधी लाइन खींचने के बाद आपने का बनाना सीखा, फिर खा बनाना सीखा, फिर गा बनाना सीखा। इस तरीके से आपने पूरी वर्णमाला सीखी, वर्णमाला सीखी, गिनती सीखी 10 तक, 10 के बाद 100 तक सीखी। तो जो 10 तक गिनती आपको आती थी, उसके बाद आपने 100 तक सीखी, तो आपका क्या हुआ? मस्तिष्क का विकास हो गया। ठीक है, ये वृद्धि नहीं कहेंगे आप इसको, बात को समझ लेना। अगर आपकी उंगली बढ़ रही है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके पैर बढ़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? वृद्धि। लेकिन आपने 10 तक पहाड़े याद किए थे, 20 तक याद कर लिए, तो क्या हो गया? विकास हो गया। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क में जो चीज बढ़ रही है वो विकास, और शरीर में जो चीज बढ़ रही है वो वृद्धि। तो अब विकास चलता कब तक है? विकास चलता है जीवन पर्यंत। विकास जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक जीवन पर्यंत आपका विकास चलता रहता है। अब किसी की उम्र 70 साल होती है, किसी की उम्र 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 100 साल, 150 साल। अगर आपकी उम्र 1 लाख वर्ष की भी हो, कहते हैं रावण की उम्र 10 लाख वर्ष की थी, 10 लाख वर्षों तक रावण जीता रहा था। तो भले आपकी उम्र 10 लाख साल नहीं, 10 करोड़ साल हो, तो आपका मस्तिष्क का विकास कभी रुकेगा नहीं। कितनी भी उम्र आपकी हो, तो मस्तिष्क का विकास निरंतर चलता रहता है, मस्तिष्क का विकास कभी रुकता नहीं है। तो बात बस इतनी सी है, इतना आपको समझना है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि एक समय के आने के बाद रुक जाती है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से समझ के लगाना है। आप एक बार थ्योरी समझ लोगे, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे और वन लाइन क्वेश्चन पढ़ लोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मस्तिष्क का जो विकास करना है, उसके कई सारे साधन हैं। ठीक है, अभी तक तो देखो एक चीज़ अपन ने समझी कि वृद्धि किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं, लेकिन हमें शरीर की वृद्धि पर बहुत कम ध्यान देना है। शरीर की वृद्धि मतलब होता है कि आपको खाने पीने पर ध्यान रखना है और एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। 2 चीज़ें शरीर की वृद्धि पर ध्यान देने के लिए केवल आपको 2 चीज़ें ही करनी है, भोजन अच्छा करना है और एक्सरसाइज करनी है। लेकिन आपको अपने मन के विकास के लिए क्या करना है, यहाँ पे बात को आप समझना। मेन चीज़ यही है। शरीर की वृद्धि तो सब कोई कर लेता है, एक जानवर भी होता है तो वो अपने शरीर का विकास कर लेता है, अच्छा खाना खा लेता है और दिन भर घूमकर एक्सरसाइज कर लेता है, उसका शरीर भी बड़ा हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ दिमाग की है। आपको दिमाग के विकास के लिए क्या करना है? दिमाग के विकास के लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए। एक आनुवंशिकता, पहली चीज़ आपको आनुवंशिकता चाहिए। दूसरी चीज़ आपको अपने परिवार का अच्छा माहौल चाहिए। अगर आपके परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, आपके परिवार में खिचखिच होती रहती है, परिवार में ही आपसी लड़ाइयाँ होती रहती, तो आपके मस्तिष्क का विकास कभी हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ आपको समाज का माहौल अच्छा चाहिए। समाज यानी कि वातावरण,
आपको विद्यालय का माहौल अच्छा चाहिए, आपको अपने फ्रेंड सर्कल का माहौल अच्छा चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए आपको अपने मस्तिष्क के विकास के लिए। समझ लो बात को। पहली चीज़ आनुवंशिकता, दूसरी चीज़ परिवार का माहौल, तीसरी चीज़ समाज का माहौल, चौथा वातावरण। ये सारी चीज़ें, विद्यालय का माहौल और अच्छे दोस्त। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमसे, हमने देखा अभी दोस्तों से मिलते हैं हम, तो कई लोग कहते हैं कि अरे गलत बात जैसे सुन भी लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कोई खतरनाक या डरावनी पिक्चर हमने अगर एक बार देख भी ली तो क्या बिगड़ रहा हमारा। अगर कोई 4 दोस्त बैठे हैं, 4 गलत लोग बैठे हुए हैं, गलत बातें कर रहे हैं, तो हमने कई बार सुना है कि 5वां दोस्त ये कहता कि मैं थोड़ी गलत बात कर रहा था, मैं तो बैठा हुआ था। अगर मैं सुन लूँगा तो क्या होगा, उसमें थोड़ी मेरा कुछ बिगड़ रहा है। वो बात तो वो कर रहे थे गलत, गलत तो वो है, मैं थोड़ी कर रहा था। लेकिन हम आज आपको बता दें कि गलत बोलना और गलत सुनना दोनों गलत है। एक गलत विचार आपके कान में घुस गया तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, इतना याद रखना। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि 4 दोस्त मिलकर गलत बात कर रहे हैं तो आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम बता दें कि एक गलत विचार आपका जीवन बदल सकता है और एक सही विचार आपका जीवन बना भी सकता है। केवल एक गलत विचार, ठीक है। अगर एक कहावत आपने सुनी होगी, अगर भोजन में जहर मिल जाए, अगर भोजन में जहर मिल जाए तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर कोई कान में जहर मिला दे, कोई गलत चीज आपको सिखा दे, गलत बात बता दे, तो उसका इलाज संभव नहीं है। तो एक गलत विचार आपका जीवन बदल सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं, आपका जीवन खराब हो जाएगा। तो आपको गलत विचारों से दूर रहना है। एक भी गलत विचार आपके कान में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके कान में एक भी गलत विचार चला गया तो याद रखना आपको कोई संभाल नहीं पाएगा। तो कोशिश करना कि एक भी गलत विचार आपके कान में ना जाने पाए, क्योंकि भोजन में जहर चला गया तो उसका इलाज कहीं ना कहीं से आप कर लोगे। तो ये वृद्धि और विकास एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको एक ही वीडियो में सारी चर्चा करना संभव नहीं है। हम धीरे धीरे कई वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे और बहुत सारे लेक्चर के बाद ये वृद्धि और विकास का चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि मनोविज्ञान की जो तैयारी हम टीईटी की कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, एक वीडियो में सारा चर्चाएं नहीं हो सकती हैं। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और वृद्धि और विकास को समझने के लिए हम थ्योरी भी देते रहेंगे बीच बीच में, और बहुत सारी छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से भी आपको मनोविज्ञान समझाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कहानियों के माध्यम से आपको मनोविज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया जाए। तो अगली जो वीडियो हमारी होगी उसके बारे में आपको अभी से बता दे रहे हैं। ये जो आज हमारी जो वीडियो थी वृद्धि और विकास को लेकर के थी। अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो होगी आपकी अपनी कीमत पे। आपको अपनी कीमत पहचानना है कि आपकी कीमत क्या है, ठीक है। तो हर आदमी की कुछ ना कुछ कीमत होती है। तो अगर आप अपनी कीमत जानना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अगली वीडियो का इंतज़ार करो। हम आपको बताएंगे कि आपकी कीमत क्या है, आपकी सही कीमत क्या है। तो उसके बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबा दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी कीमत को पहचानें।